तो हेलो फ्रेंड्स। आज वाले डिस्कशन में हम डिस्कस करते हैं थोड़ा एक्जियोमेट्रिक प्रोबेबिलिटी के आगे की चीजें। तो इसमें थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, शायद तुम्हें पता भी होगा कि कुछ इवेंट्स होते हैं जिनको हम प्रॉपरली डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं लिख लूं कि हमारे पास कुछ इवेंट्स हैं, से मेरे पास कुछ इवेंट है ए एंड बी। दिस टू आर माई टू इवेंट्स, ठीक है, दोनों अलग अलग इवेंट हैं। अब इनके ऊपर थोड़ा बात करते हैं। तो अगर मैं बोलूं कि मेरे पास ये जो इवेंट्स हैं वो एग्जॉस्टिव है, तो एग्जॉस्टिव इवेंट्स का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा? हेलो। जैसे ए और बी एग्जॉस्टिव है, उसका मतलब ए और बी मिल के शायद पूरा सैंपल स्पेस को कवर कर ले। ठीक है, तो एग्जॉस्टिव का मतलब क्या होता है? अगर मैं इसको सिंपल फॉर्मेट पे ले लूं कि यार मैं एग्जॉस्ट हो गया हूं, तो इसका मतलब अगर मैं अज्यूम करता हूं कि मेरी बॉडी के अंदर जो एनर्जी बार्स है, ठीक है, हम यूनिट्स काउंट करते हैं कि हाँ मेरी बॉडी के अंदर अगर मैं सुबह उठ रहा हूँ, खाना वाना खा के एकदम फ्रेश अप हो गया हूँ, तो मेरे पास जो एनर्जी है, अज्यूम कर लेते हैं कि मेरे पास 4 बार्स ऑफ एनर्जी। तो मैंने कुछ काम किया तो एक बार खत्म हो गया, थोड़ा और काम किया दूसरा बार खत्म हो गया, थोड़ा और काम किया ये भी खत्म हो गया, चौथा भी खत्म हो गया। तो ये वाला जो सबसे पहले मैंने काम किया था, अज्यूम करो मैंने कोई काम ए काम किया, फिर मैंने बी काम किया, सी एंड डी। तो इसमें क्या हो रहा है कि मेरे पास ये पॉसिबल एनर्जी बार थे वो सारे ही खत्म हो गए। तो जब ये सारे इवेंट हुए तो क्या हो गया, मैं एग्जॉस्ट हो गया, खत्म हो गया। तो एग्जॉस्टिव इवेंट्स का मतलब वही होता है कि अगर मेरे पास सारे पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगे, सो जितने भी पॉसिबल आउटकम्स होंगे उनका अगर मैं सेट बनाऊंगा तो वो मेरे पास सैंपल स्पेस बनेगा। तो अगर मेरे पास सारे पॉसिबल आउटकम्स जो थे, अगर वो मेरा एक सैंपल स्पेस बना रहे थे, ठीक है, इस सैंपल स्पेस को नाम देता था मैं एस। तो अगर इसकी सारी इवेंट्स, सारे आउटकम्स अगर किन्हीं ना किन्हीं इवेंट में आ गए होते हैं, तो इसका मतलब सारे जितने भी पॉसिबल केस थे वो सभी कभी ना कभी अपीयर कर गए। तो अगर वो सारे कभी ना कभी अपीयर कर चुके हैं, तो इसका मतलब सारे के सारे आउटकम्स आ चुके हैं, मतलब सारे के सारे खत्म हो गए। तो हम इसको बोलेंगे एग्जॉस्टिव इवेंट्स। तो अगर मेरे पास डिफरेंट इवेंट्स हैं, अगर मैं उसका यूनियन लेता हूं कि हाँ या तो ये या फिर ये या फिर ये, और यूनियन का मतलब होता था और ए और बी। सो ए और बी सी और कितने भी इवेंट हो, अगर उन सबका अगर मैं यूनियन लेता हूं, अगर वो यूनियन सैंपल स्पेस बन जाता है, तो हम उन इवेंट्स को एग्जॉस्टिव इवेंट बोलते हैं। ठीक है, समझ में आया? हाँ भाई। ठीक है। अब इसके बाद दूसरी चीज जो हमें डिस्कस करनी होती है, बस मेजरली दो ही चीजें हैं जो हमें डिस्कस करनी है। वो है अदर वन इज एक्सक्लूसिव। तो जनरली इसको हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी लिख लेते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है, कौन बताएगा? आरती कुछ कमेंट करोगे इस पे? इवेंट्स कॉमन ना हो। तो इसका मतलब कोई ऐसी इवेंट्स जिसके अंदर कुछ कॉमन ना हो, कि अगर मेरे पास ए इवेंट है और बी इवेंट है, ये कॉमन नहीं हो। अगर मैं इसी पे अज्यूम करके चलता हूँ कि हाँ, कि एक इंसान या तो मेल होगा या फीमेल होगा। अब अगेन इसमें मैं वो नहीं जा रहा हूँ ट्रांसजेंडर एंड ऑल, अगर हम दो ही कैटेगरी काउंट करते हैं तो ठीक है। तो अगर मैं बोलूंगा या तो मेल होगा या फीमेल होगा, तो अगर मैं दो क्लास बना रहा हूँ डिफरेंट, तो इसमें क्या हो गया, जेंडर बायस, कि मतलब या तो मेल होगा या फीमेल होगा। अब ये दो डिफरेंट इवेंट हो गया, डिफरेंट जो सेट हो गए मेरे पास, इनके अंदर कुछ भी कॉमन नहीं होगा, कि कोई ऐसा इंसान नहीं है जो मेल भी है फीमेल भी है। अगेन मैं उन चीजों पे नहीं जा रहा हूँ कि एलजीबीटी एंड ऑल, मैं सिर्फ इसके ऊपर रख रहा हूँ कि हाँ भैया या तो मेल या फीमेल। तो ये जो दो इवेंट होगी ये क्या होगी, एक्सक्लूसिव इवेंट होगी, इनके अंदर कुछ भी कॉमन नहीं है। तो अगर मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ बहुत सिंपल सा, कि मेरे पास एक डाइस था, अगर मैं डाइस को थ्रो करता हूँ तो पॉसिबल आउटकम्स क्या आएंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो अगर इनके ऊपर ही मैं बात करूं, तो अगर मैं बोलता हूँ कि मेरे पास इन इवेंट्स में से मैंने इवेंट डिफाइन किया, एक इवेंट ए डिफाइन किया गेटिंग एन इवन नंबर, और इवेंट बी डिफाइन कर दिया ओड नंबर। तो अब अगर तुम इनको देखोगे तो इसके अंदर क्या होगा तुम्हारे पास, 2 4 या फिर 6। इसके अंदर जैसे मैं जा रहा हूँ तो आ जाएगा 1 3 एंड 5। तो इनके अंदर तुम्हें कुछ भी कॉमन नहीं दिखेगा, और कैसे 5। तो ऐसे इवेंट्स जिनके अंदर कुछ भी अगर इंटरसेक्शन में लेते हैं, अगर वो चीज हमारे पास 5 आ जाता है, तो उसको हम बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। ओके।
ठीक है, इसके बाद हम थोड़ा बात करते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के ऊपर। तो तुम्हें पता चल गया प्रोबेबिलिटी क्या होती है। तो प्रोबेबिलिटी एक फंक्शन था जिसकी डोमेन थी बी, दैट वाज सिग्मा फील्ड, और उसकी रेंज थी 0 से 1 तक। ओके, अब उसको ही थोड़ा कंटिन्यू करते हैं कि मैं बोलता हूँ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होता है, कौन बताएगा इसका मतलब क्या होता है? मेक एनी कमेंट। कोई गिवन कंडीशन इवेंट्स हमको पता होते हैं कि हाँ ये गिवन है, और फिर हमको निकालना होता है कि अगर ये कंडीशन को सेटिस्फाइड करता है, देन आने वाली लाइक कोई भी इवेंट है तो उसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे। ओके, सो तुम्हारे कहने का मतलब होगा कि मेरे पास कोई इवेंट, दो इवेंट होंगे, एक ए इवेंट होगा एक बी इवेंट होगा, उसके बाद हम कुछ ऐसा निकाल रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी दैट ए गिवन बी, दैट्स द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, है ना? यही बोले तुम। अब अगर इसको ही मैं थोड़ा देखना चाहूँ, तो अगर मैं अगर तुमसे ये चीज बोल देता हूँ, ये मतलब कुछ इंपॉर्टेंट है या फिर समझ लो कि बहुत एक बेसिक सी चीज है जिसको तुम्हें थोड़ा सा समझना है, अगर उसका कॉन्सेप्ट समझ गए तो इस चीज को भी समझ जाओगे। तो अगर मैं तुमको बोलता हूँ कि पी ऑफ ए, तो क्या ये एक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है? इसके बारे में थोड़ा सोचो। हेलो। अरे गलत कमेंट कर दो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, हाँ या ना, इसका आंसर तो यस और नो था। मैंने लिखा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इवेंट, तो क्या ये सिर्फ जो मैंने लिखा पी ऑफ ए, क्या ये भी एक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है? हाँ, क्योंकि इसको ए गिवन सी, सी कोई कांस्टेंट हो सकता है तो उसको इक्वल टू पी ऑफ ए लिख सकते हैं, आई गेस तो होगा। नहीं नहीं, इवेंट अलग चीज है, कांस्टेंट अलग चीज होता है। इवेंट क्या होता है? इवेंट बेसिकली हमारा जो सैंपल स्पेस होता है उसका एक सबसेट होता है, ठीक है। अब सैंपल स्पेस कुछ भी हो सकता था, जैसे तुम्हारे पास जो डाइस था इसके अंदर थे नंबर्स 1 2 3 4 5 6, हेड और टेल वाले में क्या होगा, हेड या टेल। तो आउटकम्स अलग अलग फॉर्म में है, कभी तुम्हारे पास वो न्यूमेरिक फॉर्म में है, कभी कुछ कैरेक्टर्स हैं, कभी कलर, अगर मैं बोल दूं तो कलर हो गया, वो कुछ कुछ भी हो सकता है इवेंट। अब कांस्टेंट तुम किस फॉर्मेट में डिफाइन करोगे इसके अंदर, नहीं कर सकते। ठीक है, समझ में आया? तो हम कांस्टेंट नहीं ले सकते। अब इसको अगर मैं देखूं, इन दोनों चीजों को अगर मैं कंबाइन करता हूं, तो तुम्हें इसका फॉर्मूला पता होगा। ठीक है, ये मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ कि तुम्हें इसका फॉर्मूला पता है कि अगर मैं इसको लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, पी ऑफ ए गिवन बी, ये कुछ नहीं होता, ये होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये फॉर्मूला पता है सभी को? हाँ भैया। ठीक है, तो अगर इस चीज को तुमने ऐसे लिखा, और इसको तुम कैसे लिखते हो, पी ऑफ ए बेसिकली क्या लिखते हो, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इन ए डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, लाइक टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इन द सैंपल स्पेस। फाइन। अब अगर इसको मैं एक्सपेंड करूं थोड़ा सा और, तो इसको मैं लिख सकता हूं एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस डिवाइडेड बाय एन ऑफ बी डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस। दोनों प्रोबेबिलिटीज मैंने लिख ली। एग्री? हाँ भैया। हाँ ठीक, भैया। अब इसमें थोड़ा सा मैं ट्रांसफॉर्मेशन करता हूं, कि अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं एन ऑफ ए इंटरसेक्शन, सॉरी, एन ऑफ ए डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस। ठीक है, इस वाले को मैंने एन ऑफ एस से डिवाइड किया, डिवाइडेड बाय ये वाला एन ऑफ एस डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस। सो टेक्निकली एक नंबर से मैं दोनों चीजों को डिवाइड कर रहा हूं, तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सेम चीज है, इसको कैंसिल आउट भी कर सकता हूं, तो तुम वापस इसी पे चले जाओगे। एग्री? हाँ हाँ भैया। भैया। ठीक है, मतलब बहुत स्टेप बाय स्टेप है, इसको थोड़ा सा देखो, चीजें समझ में आएगी और काफी अच्छे से समझ में आएगी। तो इसको मैंने कुछ ऐसे लिखा जिस तुम समझ पा रहे हो कि इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ा। तो अगर मैं थोड़ा सा वेन डायग्राम से तुमको समझाना चाहूँ, तो मेरे पास यहाँ पे क्या होगा, एक सैंपल स्पेस होगा, ये कंप्लीट सैंपल स्पेस है, ये कोई इवेंट ए था, तो ये हो गया नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए। और क्या तुम एक चीज देख सकते हो कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए वो इक्वल होगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन सैंपल स्पेस। क्या होगा वो? अगर हाँ तुम ए भैया। का एस के साथ इंटरसेक्शन देखोगे तो ए ही आ जाएगा। तो इस चीज को मैं क्या ये लिख सकता हूँ? हाँ मैं लिख सकता हूँ। तो इसको मैं कुछ ऐसे ले आता हूँ, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन एस डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस। तो ये वाली चीज क्या हो गई,
किस वाली चीज से कंपेयर करो, ये सॉरी यहाँ पे बी था या एस था, ठीक है एस था, तो इस चीज को मैं क्या लिख दूंगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन एस, और इसको क्या लिखूंगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एस। क्या चीज लिखूंगा, ये कंप्लीट पोर्शन नीचे वाला एन ऑफ एस डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस, तो सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी होगी, इसका आंसर हमें पता है वो 1 होती है। हाँ लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैंने इसको पूरे को सोल्व करता हुआ मैं कुछ ऐसे ले आया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन एस डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एस। तो अगर तुम इस फॉर्मूला से इसको कंपेयर करोगे तो मैंने क्या मिला मेरे को, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज नथिंग दैट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन एस। ये फॉर्मूला इसी चीज का है। देखो ये जैम में नहीं पूछेंगे, ये बस एक चीज है जो हाँ तुम्हें कुछ प्यारी सी चीज है। तो यहाँ पे हमें क्या मिला कि हमारे पास कोई भी प्रोबेबिलिटी होती है वो एक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ही होती। तो इसलिए जब भी तुम प्रोबेबिलिटी के बारे में बात करते हो तो तुम्हें एक प्रोबेबिलिटी स्पेस डिफाइन करना होता है, जिसमें एस बी पी होता है, जहाँ पे प्रोबेबिलिटी की हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं, इसको डिफाइन करने के लिए बी डिफाइन करना था क्योंकि उसकी कंडीशंस थी, और उसको डिफाइन करने के लिए सैंपल स्पेस की रिक्वायर्ड थी। और जो कि तुम यहाँ पे भी देख सकते हो, जब भी तुम कोई भी प्रोबेबिलिटी लिखोगे तो तुम्हें सैंपल स्पेस तो चाहिए ही चाहिए होगा। ठीक है, तो कोई भी प्रोबेबिलिटी हमेशा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ही होती है, लेकिन जहां पे कोई प्रॉपर कंडीशन नहीं है तो हम सैंपल स्पेस को ही कंडीशन मान लेते हैं कि हाँ भैया पहले एक्सपेरिमेंट हुआ होगा, हमें एक सैंपल स्पेस मिला होगा, उस सैंपल स्पेस के रेस्पेक्ट में अब तुम बताओ कि तुम्हें ये चीजें मिली होंगी, कि तुमने एग्जाम में अपीयर किया, अब तुम्हारे चांस बताओ कि तुम फेल हो गए या पास हो गए। तो उसके लिए कम से कम तुम्हें एग्जाम में अपीयर तो करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर तुम जैम का पेपर देते हो तो अगर तुम अपीयर करने जाते हो तो तुम्हारा रिजल्ट आएगा कि इधर यू क्वालिफाइड और डिसक्वालिफाइड। लेकिन अगर तुम पेपर देने नहीं जाओगे तो तुम्हारे स्क्रीन पे लिखा आएगा यू वर absent इन द एग्जाम। तो absent का मतलब ना तो तुम पास हो ना फेल हो। ठीक है, तो हर चीज के लिए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ही होती है, जो कुछ ऐसे डिफाइन करते हैं, और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला ये होता है। तो यहाँ पे जो मैंने बोला कि तुम्हारे पास सैंपल स्पेस हुआ, उसके बाद तुमने प्रोबेबिलिटी बताई ए इवेंट होने की, तो यहाँ पे तुम्हारा सैंपल स्पेस की जगह पे क्या आ गया, बी आ गया। तो इसका कहने का मतलब है कि तुम्हारे पास पहले एक इवेंट बी हुआ होगा, उसके बाद बताओ कि बी के होने के बाद ए के क्या चांस है। ठीक है, मतलब इसको मैं यही बोल दूं कि प्रॉपर सैंपल स्पेस था कि तुम्हारे जैम में 60 क्वेश्चन आते हैं तो हो सकता है तुम्हारे 60 के 60 क्वेश्चन ठीक हो। अब मैं बोलूँ कि तुम्हारे 60 ठीक नहीं है, तुम्हारे 40 ठीक है, अब उनमें से बताओ कि 40 में से तुमने 4 में तुक्का मारा था, तो यहाँ पे तुम्हारा जो सैंपल स्पेस यहाँ तक था, 1 से लेके 60 तक, उसके अंदर तुम्हें चांस बताना था कि 4 तुक्के हैं। लेकिन जैसे मैंने बोला कि तुमने अपीयर किया था सिर्फ 40 क्वेश्चन के लिए, अब तुम्हें चांस बताना है, तो तुम्हारा कंप्लीट सैंपल स्पेस थोड़ा स्ट्रिंक हो गया। समझ में आ रहा है? हाँ भैया। हाँ। तो इसमें हो क्या रहा होगा मेरे पास, थोड़ा सा अगर मैं वेन डायग्राम से देखूं तो मेरे पास कुछ इवेंट्स ऐसे रहे होंगे कि मेरा प्रॉपर सैंपल स्पेस कुछ ऐसा था, और मेरे पास कोई इवेंट ए था यहाँ पे, कोई इवेंट बी था यहाँ पे। तो पहले जब तुम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकाल रहे थे तो टोटल प्रोबेबिलिटी जो इंटरसेक्शन था ए और एस का डिवाइडेड बाय एस, तो तुम्हें आंसर मिल जा रहा था। अब यहाँ पे क्या है कि भैया मेरे पास बी हो चुका है, तो तुम्हारे पास ये वाला सैंपल स्पेस तो नेग्लेक्ट हो गया कि अब ये चीज तो हो ही नहीं रही। अब तुम्हारे पास सिर्फ ये वाला पोर्शन है। अब इस पोर्शन में से तुम्हें बताने कि ए कहाँ पे हुआ या फिर उसके कितने चांस है। तो दिख पा रहा है यहाँ पे सिंपली कि अगर मैं ए के ऊपर ही बात करूं तो बस ये वाला जो पोर्शन बचेगा मेरे पास, यही पोर्शन है जो ए में और बी में दोनों में हो रहा है। उसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ए गिवन बी दैट इज नथिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। समझ में आ गया? हाँ भैया। अब इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करके देखते हैं कि इसके अंदर हो क्या रहा होगा। मतलब फॉर्मूला तो बुक में भी लिखा होगा, फिर पॉइंट ही क्या मेरा पढ़ाने का तुम्हें। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करूं तो अगर मैं पी ऑफ बी को इधर लेके जाता हूं तो तुम्हें मिलेगा पी ऑफ ए गिवन ए इंटरसेक्शन बी दैट इज पी ऑफ बी डॉट पी ऑफ ए गिवन बी। ठीक है, अब एक और फॉर्मूला अगर मैं लिखूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए, तो तुम्हें वहां से मिलेगा पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो यहां से भी अगर मैं मॉडिफाई करूं तो तुम्हें मिलेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दैट इज नथिंग
P of A multiplied by P of B given A. एग्री? हाँ तो भैया। अब मेरे पास एक ही चीज के दो फॉर्मूलाज आ गए। अब तुम्हें पता है P of B अलग होगा, P of A अलग होगा, P of A given B अलग होगा, P of B given A अलग होगा। अब इस चीज को थोड़ा समझते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं बोलूं कि A एंड B, तो इसका मतलब क्या होता है कि A और B दोनों एक साथ हुए। एग्री? ए इंटरसेक्शन भी। या A इंटरसेक्शन B। लेकिन कभी भी दो इवेंट एक साथ का मतलब ये नहीं होता कि एकदम ही साथ हो गए। वो साइमल्टेनियसली होते हैं कि हाँ एक हुआ होगा, उसके जस्ट होते ही दूसरा हो गया होगा। ए एंड बी का मतलब ये होता है। इसको थोड़ा एग्जांपल ले लेते हैं कि अज्यूम करते हैं कि मेरे पास एक ग्लास है, ठीक है, इसके अंदर मेरे पास दूध है, मिल्क। एक मेरे पास ब्रेड है। तो हो सकता है ब्रेकफास्ट में मैं मिल्क एंड ब्रेड ले रहा हूं, तो मैं बोल दूंगा कि हाँ मैंने ब्रेकफास्ट में मिल्क एंड ब्रेड लिया था। तो टेक्निकली मेरा वर्ड था मिल्क एंड ब्रेड, ठीक है। लेकिन अगर तुम इसको ही थोड़ा सा देखना चाहोगे, तो ऐसा तो नहीं कर रहा हूँ कि एक हाथ में मैंने दूध ले लिया, एक में ब्रेड ले लिया, इसलिए दूध पी रहा हूँ ब्रेड भी खा रहा हूँ एक साथ। ऐसा तो प्रैक्टिकली पॉसिबल है नहीं कि मैं खा भी रहा हूँ और कुछ पी भी रहा हूँ, तो सब कुछ गिर जाएगा। तो हो क्या रहा होगा, या तो मैंने पहले ब्रेड खाया होगा, ब्रेड के खाने के जस्ट बाद मैंने दूध को पी लिया होगा। तो वो हो गया कि हाँ साइमल्टेनियसली मैंने ब्रेड और दूध पिया। या फिर ये हो सकता था कि पहले मैंने थोड़ा सा दूध का सिप लिया, उसके बाद मैंने ब्रेड खाया। तो वो साइमल्टेनियस चीज होगी। तो हो क्या रहा होगा तुम्हारे पास एंड वाले केस में कि या तो मैंने पहले मिल्क लिया, और जैसे मिल्क लिया उसके बाद मैंने ब्रेड ले लिया, गिवन दैट आई हैव ऑलरेडी टेकन अप द मिल्क। ठीक है, समझ में आया? तो इसको मैं लिख सकता हूं कि मेरे पास ए इवेंट था मिल्क को पीना और बी था ब्रेड को खाना। तो यहाँ पे अगर मैं बोलूं पी ऑफ ए एंड बी, तो हो सकता था मैंने पहले ब्रेड को खाया, और जैसे ब्रेड को खाया उसके बाद मैंने मिल्क को पिया, गिवन दैट आई हैव ऑलरेडी टेकन अप द ब्रेड। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी वो हमारे पास आ जाएगा, या तो बी लिया उसके जस्ट बाद मैंने ए लिया, गिवन दैट बी मैंने पहले ले लिया। या फिर मेरे पास कुछ ये फॉर्मूला हो सकता था कि पहले मैंने ए काम किया उसके बाद बी किया, गिवन दैट ए ऑलरेडी कर चुका हूं। समझ में आई ये चीज कि इन चीजों का मतलब क्या है? दोनों एक साथ नहीं हो रहा होगा, एक बार में एक ही काम हो रहा होगा, या तो तुम ए को पहले करोगे या फिर बी को पहले करोगे। सो आइदर यू यूज दिस फॉर्मूला और दिस फॉर्मूला, यू कांट यूज देम साइमल्टेनियसली। समझ में आया? ये कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या था ये मिल्क और दूध ब्रेड का? हम्म। हाँ ठीक भैया। है। तो ये एक इंपॉर्टेंट सी, मतलब आई फील अच्छी चीज है, इंपॉर्टेंट। आई गेस जैम का क्वेश्चन तुम सोल्व कर दोगे इस सब का यूज किए बिना। हाँ, लेकिन समझने के लिए अच्छी चीज है कि हम चीजों को कैसे रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद एक चीज और डिस्कस कर लेते हैं छोटी सी। तो क्या डिस्कस करें? इंडिपेंडेंट इवेंट डिस्कस कर लेते हैं। और तो कुछ दिख नहीं रहा अभी मेरे को, तो इंडिपेंडेंट इवेंट के ऊपर बात कर देते हैं। तो कोई इवेंट इंडिपेंडेंट कब और कैसे होती है, कौन बताएगा? कोई कमेंट करोगे अगर मैं बोल रहा हूँ कि कोई इवेंट ए और इवेंट बी? हो रहा है तो कोई एक इवेंट हो रहा है तो दूसरे इवेंट पे कोई इफेक्ट नहीं डालता है। और इसको मतलब जो प्रोबेबिलिटी के टर्म्स में समझ सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। जैसे मिल्क और आपने इसका एग्जांपल लिया था। ओके, ओके फाइन। तो अगर मैं बोलता हूँ कि मेरे पास ए एंड बी, इफ दीज टू आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, देन वी हैव द कंडीशन दैट इफ probability of A intersection B, that is coming out to be P of A dot P of B। ये चीज तुम्हें याद रखनी होगी। अब इसी चीज को थोड़ा सा और देखूं, तो अगर तुम देखो फॉर्मूला पे जाते हो, तो मैंने बोला P of A, तो ये रहा। ये वाली चीज है P of B given A, इसको मैंने लिख दिया P of B। दैट मीन टू से प्रोबेबिलिटी ऑफ B given that A, that is nothing, that is P of A। सो टेक्निकली इस वाले केस में क्या हो रहा होगा, हमारे सॉरी B, तो इस वाले केस में क्या हो रहा होगा कि बी के होने की प्रोबेबिलिटी ए के ऊपर डिपेंड ही नहीं कर रही, वो एग्जैक्ट अपनी प्रोबेबिलिटी के बराबर ही रह जा रही है। तो अगर तुम एक चीज और इसको थोड़ा देखना चाहो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन सैंपल स्पेस दैट इज आल्सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, थोड़ी देर पहले हमने प्रूव किया था।
तो मेरे पास जो इवेंट ए और जो सैंपल स्पेस इटसेल्फ होता है, ये दोनों भी इंडिपेंडेंट इवेंट होती है। ठीक है, मतलब वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी थी लेकिन इंडिपेंडेंट भी होती है, इसलिए हम उन चीजों को कंबाइन नहीं करते, लेकिन समझने के लिए दैट वाज गुड। लाइक हाउ कैन वी सी थिंग्स, कि एक्सपेरिमेंट हो ही क्यों रहा था, एक्सपेरिमेंट होगा नहीं तो इवेंट ए डिफाइन कर ही नहीं पाओगे। तो ये कुछ ऐसा था। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज थी, ये तुम्हें पता था। इसके बाद तुम नोट करके एक दो चीजें लिख सकते हो कि अगर तुम्हें कुछ सेट पता चले कि ए और बी अगर मेरे पास इंडिपेंडेंट है, तो इनके जितने भी कॉम्बिनेशन बनेंगे, क्योंकि ए के रेस्पेक्ट में तुम्हें मिलेगा ए कॉम्प्लीमेंट, बी के रेस्पेक्ट में मिलेगा बी कॉम्प्लीमेंट। तो अगर इनमें से ए और बी अगर तुम्हारे पास इंडिपेंडेंट आ जाते हैं, तो ए और बी कॉम्प्लीमेंट ये भी इंडिपेंडेंट होंगे, ए कॉम्प्लीमेंट और बी ये भी इंडिपेंडेंट होंगे, और ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट ये दोनों भी इंडिपेंडेंट होंगे। सो जो हमारे पास चार पेयर बनेंगे वो सब इंडिपेंडेंट होंगे, अगर कोई भी एक पेयर इंडिपेंडेंट आ गया तो इसको एज ए शॉर्ट ट्रिक भी लिख सकते हो कि हाँ कभी ना कभी यूज हो जाए, तो अगर तुम्हें एक पेयर मिल गया तो बाकी सारे पेयर भी इंडिपेंडेंट होंगे। ठीक है, तो इसको तुम नोट डाउन कर लो। ओके, एनी डाउट अभी तक जो भी मैंने पढ़ाया? नहीं भैया। ठीक है, ठीक है, तो इन चीजों को थोड़ा ध्यान रखेंगे। सो आज की क्लास में डिस्कशन पार्ट में कुछ इतना ही था कि मैंने थोड़ा इवेंट्स के बारे में डिफाइन किया, थोड़े एक्सक्लूसिव एक्सक्लूसिव ये केसेस डिफाइन किए, थोड़ा कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन प्रोबेबिलिटी बताया, उसके बाद थोड़ी एक दो प्रॉपर्टी बताई जो तुम्हें याद रखनी है। अब एक प्रॉब्लम सोल्व कर लेते हैं, तो लेट मी जस्ट राइट इट डाउन। ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम दे रखा है कि मैं पहले प्रॉब्लम लिख दे रहा हूँ, फिर उसके बारे में तुम सोचना और फिर मेरे को थोड़ा सा कमेंट करना, या फिर सोल्व करने का ट्राई कर लेना। कि मेरे पास कुछ इवेंट है, इन्होंने बोला कि मेरे पास कोई इवेंट था ए और एक इवेंट है बी, दे बोथ आर म्यूचुअली डिसजॉइंट, ये दोनों म्यूचुअली डिसजॉइंट इवेंट है। उसके बाद इन्होंने बोला ई और एफ, सॉरी ए और बी इंडिपेंडेंट ऑफ जी। उसके बाद इन्होंने बोला कि पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी वो मेरे पास आ रहा है पी, और पी ऑफ जी है वो दे रखा है क्यू। तुम्हें बताना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, ए यूनियन बी यूनियन सी और जी। मेरे पास तीन इवेंट है ए बी और जी। कंडीशन गिवन है कि ये दोनों है म्यूचुअली डिसजॉइंट, मतलब इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। उसके बाद इन्होंने बोला ए एंड बी कि इंडिपेंडेंट है जी से। उसके बाद इन्होंने बोला कि पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी अगर मैं कर दे रहा हूँ तो वो पी आ जा रहा है। इसके बाद इन्होंने बोला पी ऑफ जी जो मेरे पास था वो क्यू गिवन था, तुम्हें बताना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन जी। ओके, तो इसके बारे में थोड़ा सा सोचो। भैया इसका जो फॉर्मूला होता है उसको ओपन करेंगे और जो गिवन कंडीशन है उसको अप्लाई करेंगे तो आ जाएगा, मतलब। ट्राई करो, ट्राई करो। देखो थोड़ा सा इसके बारे में देखते हैं। तो उन्होंने बोला ए और बी म्यूचुअली डिसजॉइंट है, तो इसका मतलब सिंपल सा हो गया कि अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी लिखूंगा तो वो मेरे पास फाई आ जाएगा। ठीक है, फिर उन्होंने बोला कि ए एंड बी ये इंडिपेंडेंट है जी से, तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी इंटरसेक्शन जी जो होगा वो होगा पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ जी। अब अगर ये मेरे पास फाई है तो ये जीरो हो जाएगा, तो ये फिर से जीरो हो गया। सो बेसिकली ये जो चीज है ये ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन जी जो होगा वो भी फाई आ गया। एनी डाउट इन दिस वन?
ये सेकंड स्टेप में मैंने जो लिखा वो समझ में आया? हाँ भैया। ठीक है, तो इसका मतलब हम आगे क्या कर सकते हैं, इससे हम देख सकते हैं कि हमें ये वाली चीज निकालनी है। तो इसको अगर मैं एक्सपेंड करूं तो हमें निकल के आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन जी, जो होगा वो होगा पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी प्लस पी ऑफ जी। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन जी माइनस पी ऑफ ए, कुछ और बचा, बी इंटरसेक्शन जी। ठीक है, और एक फैक्टर और होगा प्लस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन जी। हमें ये सब चीजें चाहिए। तो ये वाली चीज निकल के आ गई कि भैया ये चीज तो मेरे पास जीरो होगी। ठीक है, ए प्लस बी भी दे रखा है कि ये वाला जो पार्ट होगा वो पी बन जाएगा, और ये पार्ट भी दे रखा है कि ये पार्ट मेरे पास क्यू होगा। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी जो था वो गिवन था जीरो, तो ये वाला फैक्टर जीरो हो गया। अब हमें चाहिए ये दो चीजें, तो मेरे पास आ गया पी प्लस क्यू माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन जी माइनस पी ऑफ बी इंटरसेक्शन जी। तो इसको हम कैसे करेंगे? भैया इसको इसमें इंडिपेंडेंट बोल रहा है ना, नहीं क्या है? नहीं, वो इसने साइमल्टेनियस बोला है कि अभी ए इसमें एंड बी ए वो एंड इंडिपेंडेंट। बी, तो ए से ए इंटरसेक्शन जो जी है, तो इसको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ जी लिख सकते हैं ना। ठीक है, और ऐसे ही इसको भी लिखेंगे, फिर इसके बाद कॉमन पी लेकर प्लस क्यू भैया माइनस फाइनल पी। आंसर मेरा ये आया है, पी प्लस क्यू माइनस क्यू पी। ओके, तो कुछ ऐसा बनेगा, ये क्या बनेगा, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी। ठीक है, वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, तो पी प्लस क्यू माइनस क्या बन गया अपने पास, पी क्यू। समझ में आया? हाँ भैया ठीक सेम है, आ रहा। तो बहुत सिंपल सा ही प्रॉब्लम था, बस तुम्हें बार बार इसको लिखना था, थोड़ा वो समझना था कि हाँ, मतलब मोस्ट ऑफ द पार्ट तो डायरेक्टली सोल्व हो गया था कि ये चीज गिवन थी, ये चीज भी गिवन थी, ये चीज भी गिवन थी, ये चीज हमने देख ली गिवन है। इससे फिर से इंडिपेंडेंस की प्रॉपर्टी को अप्लाई किया जो हमने आज की क्लास में पढ़ी। इसको जैसे अप्लाई किया तो हमें कुछ ऐसे निकल के आएगी कि हम पी ऑफ जी को बाहर निकाल सकते थे, वो कॉमन था। अंदर वाले पार्ट का भी आंसर पता था, बाहर वाले पार्ट का भी, तो बन गया पी प्लस क्यू माइनस पी क्यू। ठीक है, समझ में आया सभी को? नो रिप्लाई। ओके देन। हाँ भैया सो समझ ठीक है, तो आज के लेक्चर में यहाँ तक ही था। तो हमने एक प्रॉब्लम देखा और कुछ प्रॉपर्टीज देखी, प्रॉपर्टीज किसकी, इवेंट्स की, इंडिपेंडेंट इवेंट क्या होता था, उनके बेसिक कॉन्सेप्ट क्या थे, कि हाँ उनके पीछे बन कैसे रही थी वो चीजें। तो आई होप चीजें सारी समझ में आई होंगी। ठीक है, तो जो भी क्लास मैं करवाता हूँ उसके बाद तुम्हें एफएमएस को पक्का पढ़ना है। एफएमएस या पीसा हो, जो बिल्कुल सिंपल सी बुक्स हैं, तुम्हें बहुत डिफिकल्ट बुक्स पे नहीं जाना है, बहुत सिंपल बुक्स को फॉलो करना है, सो दैट चीजें समझ में आए। ओके, सो कंटिन्यू विद दैट। तो आज की क्लास में यहीं तक था।